क्या होम्योपैथी में इलाज के दौरान समस्याएं बढ़ती हैं? होम्योपैथी में इलाज के दौरान तो समस्याएं बढ़ती हैं। उसका कारण होता है कि जो पेशेंट आते हैं वो कंप्लेन लेके आते हैं। पेशेंट डॉक्टर को क्या बताता है, डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है और इसके साथ साथ ये मन में तकलीफ़ चल रही है, एक डर लगा हुआ है, ये एक प्रकार का भय बना रहता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं आपको जो दिक्कतें हैं वो क्या क्या दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें 3 लेवल में होती हैं, एक फिजिकल लेवल में होती हैं, एक मेंटल लेवल में होती हैं, एक इमोशनल लेवल में होती हैं। फिजिकल लेवल में दिक्कत क्या होती है, मेरे पैर में अगर दिक्कत है या किसी पेशेंट के घुटने में दिक्कत है, वो बताते हैं डॉक्टर साहब घुटने में बहुत दर्द होता है, सुबह जब सो के उठते हैं तो चला नहीं जाता है और कटक कटक की आवाज़ होती है। ये फिजिकल प्लेन है, जैसे शरीर का एक हिस्सा है। इसके साथ और क्या दिक्कत है, डॉक्टर साहब याददाश्त आजकल ठीक नहीं रहती, याद नहीं रहता। क्यों, कब से याद नहीं रहता? डॉक्टर साहब इधर 1 साल से ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, मैं स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। बोले और कोई दिक्कत चल रही है? नहीं डॉक्टर साहब और कुछ तो नहीं चल रहा है, लेकिन आजकल कोई अगर मन के मुताबिक चीज़ नहीं होती। जैसे अपनी बातें अगर मैं किसी को रखता हूँ और अपने इमोशंस, अपने जज्बात उससे शेयर करता हूँ, लेकिन जब उसकी प्रतिक्रिया, जो रिएक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते, या मेरे पक्ष में नहीं कह के मेरे विपक्ष में कहता है, तो मैं किसी से कह नहीं पाता, अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहता है। नाउ ये पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं किस लेवल में, 3 लेवल में, एक फिजिकल है, एक मेंटल है, एक इमोशनल लेवल है। तीनों लेवल में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। ये सिम्टोमेटोलॉजी है, एक डॉक्टर को बताते हैं। अब डॉक्टर साहब ने मेडिसिन सिलेक्शन की, इस मेडिसिन के हिसाब से पेशेंट ने मेडिसिन लेना शुरू किया। तो मेडिसिन लेने के बाद एक फेज़ होता है 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन, मतलब टोटल जो होता है 4 वीक में हम डिवाइड करते हैं, टोटल 1 महीने को 4 वीक में डिवाइड करते हैं। बस 7 डेज़ में पेशेंट क्या फील करना शुरू करता है, अगर पहले 7 दिन में पेशेंट वापस आ रहा है और आके कंप्लेन कर रहा है, अरे डॉक्टर साहब क्या दवाई दे दी, घुटने का दर्द तो बहुत बढ़ गया। नाउ देयर इज़ ए एग्रावेशन इन फिजिकल लेवल। मेंटली इमोशनली कैसे हैं, बोले उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, फॉर ए डॉक्टर, फॉर ए रेशनल प्रिस्क्राइबर, फॉर ए होम्योपैथिक डॉक्टर, नियम ये है कि अब पहले 7 दिनों तक अगर कुछ हो रहा है तो जहाँ रिएक्शंस हैज़ बिगन, जहाँ पे प्रतिक्रियाएं शुरू हुई हैं, जहाँ रिएक्शंस अभी प्रोसेस में है, आप कभी अपना ऑब्जर्वेशन या कभी अपना जजमेंट पुटअप नहीं करेंगे। तब तक पुटअप नहीं करेंगे जब तक ऑब्जर्वेशन थोड़ा आगे ना बढ़ जाए। अब आप अभी भी आप वेट करेंगे, फिर 14 दिन बाद पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब घुटने का दर्द वैसा ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेंटल लेवल में या इमोशनल लेवल में जो चीज़ें, किसी की बातें ख़राब लग जाती थी, वो थोड़ी सी अब फ़र्क नहीं पड़ती। अगर वो 14 दिन बाद आता है तो तब भी यहाँ पे डॉक्टर साहब को क्या करनी है, मेडिसिन इज़ राइट, आई हैव टू वेट। क्योंकि फिजिकल लेवल में अगर एग्रावेशन हो रहा है, फिजिकल लेवल पे कंप्लेंट बढ़ रही हैं, लेकिन एक मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारा मस्तिष्क है उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है, हमारे मेंटल और इमोशनल लेवल में, हमारे साइकी में, हमारे मनोविज्ञान में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब फिर पेशेंट वेट करता है, 21वें दिन आता है, डॉक्टर साहब मेंटली मैं बहुत बेटर चल रहा हूँ, इमोशनली भी बेटर चल रहा हूँ, लेकिन घुटने का दर्द एक जैसा है, आप क्या करोगे? अभी भी आप वेट ही करोगे। और 28वें दिन, मतलब 4 सप्ताह बाद पेशेंट आके बोल रहा है डॉक्टर साहब घुटने में 1 पैसे का फ़र्क है, 1 पैसा। नाउ द पॉइंटिंग इज़ 1 पैसे का फ़र्क है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, मतलब पूरा जो था उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन 1 पैसे का फ़र्क है। बट मेंटली और इमोशनली पेशेंट कैसा है, स्टेबल और कॉन्फिडेंट चल रहा है। सो नाउ द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन वाज राइट। और ये जो बढ़ा, ये जो एग्रावेशन हुआ, दिस एग्रावेशन वाज प्रॉपर एंड एक्यूरेट एंड सपोर्टिव टू द पेशेंट। अब इस प्रिस्क्रिप्शंस पे, इस मेडिसिन्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो कि इसी मेडिसिन्स को फर्दर अगर कंटिन्यूएशंस किया जाए तो ये मेडिसिन्स
एक 4 सप्ताह में अगर ये चेंज आई है, जैसे और 4 सप्ताह ये पड़ेगा, ये मेडिसिन क्या करेगी, जो ये 1 पैसा बेहतर है इस 1 पैसे को और वो 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे या 25 पैसे में कन्वर्ट करेगी। तो ये हो गया एग्रावेशन फॉलोड बाई अम्बुलेशन। ये एक लॉ पे बेस्ड है। इसमें होम्योपैथी बिलीव करती है कि पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे ग्राफ क्या होगा, डाउन होगा। अब दूसरा एक पॉइंट आता है कि एग्रावेशन ना होके पेशेंट को शुरू में ही आराम आ जाए। जैसे कई पेशेंट आते हैं मेडिसिन खा रहे, डॉक्टर साहब जादू हो गया। एम्बुलेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। ये केंट का 5th ऑब्जर्वेशन है। केंट ने 12 ऑब्जर्वेशन दिए थे। जेम्स टायलर केंट वॉज रेनाउंड फिजिशियन ऑफ फिलाडेल्फिया, अमेरिका। तो फिलाडेल्फिया के इतने बड़े डॉक्टर ने अपने पूरे जीवन में जो होम्योपैथी के सिद्धांतों को पढ़ा, पेशेंटों को देखा, इसमें उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, जैसे 5th ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि पहले पेशेंट को आराम आ जा रहा है लेकिन उसके कुछ दिन बाद तकलीफ़ें और बढ़ जा रही हैं। दिस इज़ ए रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। शुरुआत में होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा आराम आना अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन है उनका, जो ऑब्जर्वेशन नंबर 4th है। इसमें कहते हैं नो एग्रावेशन विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये केसेस तब होते हैं जब पेशेंट की वाइटलिटी बहुत साउंड हो। लेवल ऑफ जो पेशेंट की वाइटलिटी है, जो हेल्दी कंडीशन है, इट्स ऑप्टिमम स्टेट पे है, मैक्सिमम है, जहाँ पे वो बहुत साउंड है। जो सिकनेस है वो डीपर लेवल में नहीं है, उसका हेल्दी स्टेट भी बढ़िया है, सिकनेस भी बहुत डीपर लेवल में है, और जो मेडिसिन की सिलेक्शन में इसका पावर एकदम मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कोई एग्रावेशन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं बढ़ेगी, पेशेंट बेटरमेंट में चला जाएगा। लेकिन ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे केसेस बहुत कम हैं। हाँ, वर्सन कंडीशंस वाले, जो ग्रुप 4 पैथोलॉजी वाले या ऐसे पैथोलॉजी वाले केसेस जहाँ हेल्दी कंडीशंस बहुत पुअर है, पेशेंट की वाइटलिटी बहुत डाउन है, ऐसे कंडीशंस में शुरुआत में एग्रावेशन होना ही जायज़ है। और एग्रावेशन के बारे में भी केंट साहब ने बहुत सारे वो दिए हैं। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही उनका कहता है कि प्रॉन्ग एग्रावेशन विद डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, मतलब लंबे समय तक पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ी रही और फाइनली पेशेंट डिक्लाइन कर गया। ये कब होता है? जब किडनी फेलियर है, कैंसर है, या 3rd स्टेज या टर्मिनल इलनेसेस में पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पेशेंट की वाइटलिटी बहुत लो लेवल में है, मेडिसिन का सिलेक्शन भी या पोटेंसी या उसका जो पावर था वो ज़्यादा था, तो लड़ाइयाँ लंबी चली। बॉडी ने एक्साइट किया, मेडिसिन ने एक्साइट की, वाइटलिटी ने रिएक्शंस दिया। अब डिजीज़ फोर्स और वाइटलिटी के बीच में लड़ाई ऐसी चली कि एक स्टेट के बाद दोनों ही डिक्लाइन कर गए। तो ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। मतलब एग्रावेशन लॉन्ग होगा लेकिन धीरे धीरे पेशेंट में रिकवरी आएगी। पेशेंट झेलता है, पेशेंट तकलीफ़ें पाता है, पेशेंट लंबे समय तक वो तकलीफ़ बताता है, लेकिन 4 सप्ताह बाद पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। नाउ दिस इज़ द सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है एग्रावेशन इज़ क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब एग्रावेशन जो हुआ क्विक हुआ, फास्ट, शॉर्ट पीरियड एंड विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ये तीसरे ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन जो है वो कहते हैं नो एग्रावेशन विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब कोई एग्रावेशन नहीं है लेकिन पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आना शुरू कर दिया। ये बहुत लकी पेशेंट होते हैं, ऐसे स्टेट भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। 5th ऑब्जर्वेशन जो केंट साहब ने दिया था वो था कि एम्बुलेशन कम्स फर्स्ट, एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। इट्स ए डेंजरस सिचुएशंस जहाँ पे पेशेंट को शुरुआत में आराम आ गया, बाद में उसकी तकलीफ़ें बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें केंट साहब ने सिर्फ इसीलिए दी थी कि हम जो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या हमारा पेशेंट जो दवाइयाँ खा रहा है, वो पेशेंट दवाइयाँ खा रहा है तो क्या पेशेंट बेहतर की तरफ जा रहा है? ये पेशेंट कैसे अपने आप में रिलाई करेगा? और पेशेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डॉक्टर के लिए कि जो डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट तकलीफ़ में ही है तो वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आराम दिलाओ, मुझे इस तकलीफ़ से छुटकारा दिलाओ। यानी ये हमारे सिस्टम का या हमारे डॉक्टरी पेशे का एक धर्म भी है कि हम उसकी तकलीफ़ों में उसके काम आएँ। लेकिन पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं और उसके हम कोई काम नहीं आ पा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या सही न्याय संगत काम कर रहे हैं, न्यायोचित काम कर रहे हैं? हाँ, अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं जो केंट साहब ने अपने जीवन में ऑब्जर्वेशन में देखे थे, जहाँ एग्रावेशन के साथ साथ पेशेंट का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब एग्रावेशन भी 3 पार्ट में होता है।
फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल। अगर फिजिकल लेवल में बढ़ा हुआ है, मेंटली इमोशनली बेटर है, वेट करेंगे। फिजिकल लेवल में बढ़ा हुआ है, मेंटली बेटर है, या मेंटली एग्रेवेटेड है, इमोशनल लेवल में बेटर है, तब भी वेट करेंगे। तो मतलब फिजिकल लेवल की जो तकलीफ़ है, मेंटल एंड इमोशनल लेवल में अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है और फिजिकल लेवल में बढ़ा हुआ है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वेट करना। अब आता है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम, जो 6 ऑब्जर्वेशन है। मतलब क्या हुआ, पेशेंट ने दवाई खाई, पेशेंट थोड़े दिन तक बहुत बेहतर रहा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा, लेकिन तकलीफ या फिर बढ़ गई। दिस इज़ द डेंजरस कंडीशन। और ये चीज़ें ज़्यादा पेशेंट लेके आते हैं। इसमें होता क्या है, 2 कारणों से इस तरह से होता है। मेडिसिन की जो एक्शंस थे वह एंटीडोट हो गए। कैसे एंटीडोट हो गए, पेशेंट ने कुछ ऐसे सब्सटेंस का इंटेक किया जिसने मेडिसिन को, जो उसके एक्शंस थे, उसको स्टॉप कर दिया। जैसे खाने में कई बार ऐसा होता है कि कई एग्रेवेटिंग फूड पेशेंट ले लेता है, उससे डिस्टर्बेंसेस आता है। जैसे अभी मैं देख रहा था एक पेशेंट को, तो उसको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड चल रहा था। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में पेशेंट बेटरमेंट की तरफ जा रहा था। इन ड्यू कोर्स पेशेंट ने समोसा खाना शुरू किया। समोसा खाने के बाद उसको क्या हुआ, इंडाइजेशन स्टार्ट हुआ। इंडाइजेशन स्टार्ट होने के बाद पेशेंट को नोज़िया पहले आए, नोज़िया के सिम्टम्स होते मेडिसिन पड़ी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद में पेशेंट को क्या कहते हैं, BPR स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग पर रेक्टम स्टार्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे उसका केस क्या हुआ, जो नॉर्मल स्टेट में जा रहा था उससे थोड़ा सा वर्सन की तरफ गया। मतलब 2 शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम, ये पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। दूसरी कंडीशंस आती है जहाँ मेडिसिन जो है वाइटलिटी के हिसाब से, चूँकि ये आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना जिससे हम एग्जैक्टली जज कर सकें कि पेशेंट की सफरिंग किस लेवल में है। जैसे टेम्परेचर के लिए क्या है, थर्मामीटर है, तो हमको पता चल जाता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब इतना बुखार है, तो अपने बता सकते हैं। इनको ही आके बोले डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ हूँ, और कितनी तकलीफ में हूँ, या कोई इसका इंडेक्स बना हुआ है, कोई इंडेक्स नहीं है। पेशेंट बता रहा है, डॉक्टर उसको फील कर पा रहा है। पेशेंट बता रहा है, डॉक्टर उसको अपने लेवल से फील कर पा रहा है। और ये फील द नरेशन बाय द पेशेंट, जो नरेशंस पेशेंट ने दिए हैं, जो सिम्टोमेटोलॉजी उसने बताई है, और जो डॉक्टर साहब ने उसको ऑब्जर्व किया, फील किया, इसके बेस में ही एक मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। कई बार क्या होता है, देयर इज़ ए डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या होता है, जो आपके द्वारा दिया गया और मेरे द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक गैप रह गया। इस दौरान जब मेडिसिन का सिलेक्शन होता है और मेडिसिन की पावर लो होती है, तब भी पेशेंट को थोड़े दिन के लिए आराम होता है और उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेडिसिन की पावर को इंक्रीज़ करना है या डोजेस बढ़ा देने हैं। जितनी मात्रा उसको चाहिए थी उससे ज़्यादा मात्रा उसको मिलेगी, धीरे धीरे पेशेंट में रिकवरी आ जाएगी। एंड इसके बाद में आता है फुल टाइम एडमिशन ऑफ पेशेंट एट नो स्पेशल रिलीफ टू द पेशेंट। कुछ पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आराम तो हर चीज़ों में है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हूँ, स्पेशल कोई रिलीफ नहीं है। ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी में कोई एक ऑर्गन मिस होता है, जिसमें कोई एक ऑर्गन या कोई सर्जिकल कंडीशंस हुआ। सर्जिकल कंडीशंस के बाद आज तो लोगों के पास, आप ध्यान से देखिएगा तो महिलाओं में बच्चेदानी ही नहीं है, मतलब यूट्रस ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ हैज़ गॉन फॉर हिस्टेरेक्टॉमी, लोग करवा के ही आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के थायराइड निकले हुए हैं, बहुत सारे लोगों के टॉन्सिल्स निकले हुए हैं, बहुत सारे लोगों की किडनी मिसिंग्स है। ये कौन से लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं उनकी बॉडी में जो प्रॉपर एक आर्किटेक्ट था, प्रॉपर जो उनका ऑर्गन्स का एक लोकेशंस था, वो एक मिसिंग्स है। तो ऐसे कंडीशंस में भी क्या होगा, पेशेंट को एम्बुलेशन तो फुल टाइम होगा लेकिन स्पेशल रिलीफ नहीं होगा। अब आता है कुछ पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट किनको कहा जाता है, वो पेशेंट इडियोसिंक्रेसी में आ जाते हैं। इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है हर आदमी की अपनी अपनी सेंसिटिविटी है। छुई मुई के पौधे को टच कर दो, पूरी बॉडी सिकुड़ जाती है, पूरा पेड़ सिकुड़ जाएगा। बरगद को आप सहलाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी चमड़ी है, कोई मोटा है, कोई पतला चमड़ी का है। किसी को थोड़े से धूप से सर दर्द हो जाता है और कोई सारा दिन धूप में खड़ा है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। अब कुछ पेशेंट भी होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इन्हें जो भी मेडिसिन पड़ती है उसकी प्रूविंग वो करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो प्रूविंग मतलब क्या होता है, पेशेंट आके बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये 4 सिम्टम्स हैं, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, उल्टी आ रही है, पानी की प्यास लग रही है, नींद आ रही है, लेकिन
उसमें होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन होती है, पर उस मेडिसिन के 150 से 200 2-2000 सिम्टम्स हैं। सारे सिम्टम्स तो बॉडी में आते नहीं हैं, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट 5 सिम्टम्स से सफ़र कर रहा था, अब छठा सिम्टम भी मेडिसिन के जनरेट हो गए। पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो तो थे ही, लेकिन छठे सिम्टम मेडिसिन के जनरेट हो गए और पेशेंट बेटर नहीं है। अगर पेशेंट बेटर है और एक सिम्टम डेवलप हुआ है, दैट कैन बी कंसीडर्ड, लेकिन पेशेंट बेटरमेंट की तरफ नहीं है और एक एक्स्ट्रा सिम्टम ऐड हो गया और पेशेंट वर्सन कंडीशन में है, नाउ दिस इज प्रूविंग। और ये प्रूविंग का मतलब है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, तकलीफ़ें उसकी बढ़ेंगी। तो प्रूविंग के जो स्टेट होते हैं, ये कुछ पेशेंटों में आए थे, इनको कहा जाता है इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। और कुछ हैं जो प्रूवर्स के ऊपर में प्रूव की गई थी, ये भी केंट साहब के ऑब्जर्वेशंस हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है, पूरे 4 सप्ताह वेट करने के बाद अगर पेशेंट आके कंप्लेन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या दवाई दे दिए हैं? बोले क्यों? बोले अरे मैं बचपन में ये प्रॉब्लम से सफ़र करता था, मेरी पुरानी बीमारी वापस आ गई। एंड दिस इज़ द गुड रिएक्शन, दिस इज़ द साउंड ट्रैकिंग, जिसमें क्या हो रहा है, आपने जहाँ से जर्नी शुरू की थी और अभी आप जहाँ आके बैठे हो, अगर वापस आपको हम भेजते हैं तो आप इन्हीं रास्तों से जाओगे। जैसे हिंदुस्तान से कोई आदमी थाईलैंड जाके बैठ गया, सेटल्ड हो गया, और अचानक उसको क्या कहते हैं इंडिया वापस आना हो, तो थाईलैंड जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आएगा ना, कि उसके लिए कोई नया रास्ता गवर्नमेंट बनाएगी? रास्ता तो सेम ही रहेगा। तो अगर अचानक उसको घर में आना पड़े और अपने घर वो लौट रहा है, तो उन्हीं रास्तों से वो लौट के आएगा। तो जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, आपकी बॉडी की वाइटलिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू करती है। आपके बॉडी में जिस स्टेट में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, आपकी बॉडी में वो पुराने सिम्टम्स जो आपको पहले हो चुके हैं, पुरानी बीमारियाँ, उनके लक्षण आने शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ नथिंग बट द रेकरेंस, दिस इज़ नथिंग बट द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स। जो ओल्ड सिम्टम्स थे, पुरानी बीमारियों के जो लक्षण थे, जो दब गए थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है। एंड ये सर्टिफाई कर रहा है कि आपकी बॉडी की जो वाइटलिटी है वो हेल्दी कंडीशंस में जा रही है। एंड अब आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, व्हेन सिम्टम्स टेक रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, गठियाबाद के लिए आया है, एंड गठियाबाद का ट्रीटमेंट चल रहा था, अचानक उसने चेस्ट में कंप्लेन करना शुरू कर दिया। दिस इज़ डेडली डेंजरस कंडीशन, जहाँ पे आपको देखना होगा ये जो अर्थराइटिस था, दैट हैज़ बिन शिफ्टेड टू द हार्ट। ये अर्थराइटिस यहाँ से सप्रेस्ड होके दब के अब किस तरफ मूव कर दी है, जब ये हार्ट के अंदर चली गई है। तो दिस कंडीशंस हैज़ टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, अदरवाइज पेशेंट की जो डैमेज होगी बहुत मैसिव होगी, पेशेंट को रिकवर करा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एग्रावेशंस भी, जो तकलीफ़ें भी बढ़ी हुई हैं, जो पेशेंट बार बार आके बोलते हैं डॉक्टर साहब कब तक आराम आएगा, ये कौन बीमारी हो गया है, इसका क्या इलाज है, ये जो इलाज चल रहा है हम कैसे इस पर ट्रस्ट करें। तो ट्रस्ट करने की जो सबसे अच्छे रास्ते होते हैं वो होता है, सबसे पहले तो प्रॉपर कम्युनिकेशन से अपने डॉक्टर से आप बात करो। एंड डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर साहब पे सच में ही ट्रस्ट करते हो तो डॉक्टर साहब आपको जो सही चीज़ है वो बता देंगे। यानी ये एक लॉ पे बेस्ड है, इसको कहते हैं हेरिंग्स लॉ, केंट के ऑब्जर्वेशन। एंड केंट के ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके तहत आपकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं तो कब तक बढ़ी रहेंगी और कब ख़त्म होंगी, ग्रेजुअली कब आप बेटरमेंट की तरफ चले जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर साहब क्लियर कर देंगे। अब यहीं पे एक और महान हस्ती ने काम किया था, उसको कहते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। उन्होंने क्योर के जो सिद्धांत दिए, मतलब क्योर जब होगा तो किन रास्तों पे हम ट्रस्ट करेंगे कि हमारा जो क्योर है वो आइडियल क्योर की तरफ जा रहा है। आइडियल मतलब एक सैद्धांतिक क्योर की तरफ। तो सैद्धांतिक क्योर का जो प्रॉपर तरीका होता है ये कहता है फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। जैसे एक आदमी रात को सो नहीं पा रहा है, तनावग्रसित रह रहा है और उसको ब्लीडिंग पर रेक्टम है, दवाई खाया, आके बोले डॉक्टर साहब क्या दवाइयाँ दे दिए, हमारा तो खून बढ़ गया, लैट्रिन के रास्ते से खून ज़्यादा गिर रहा है। बोले ठीक है, खून बढ़ गया है, रात को नींद कैसी आ रही है? बोले बढ़िया है। अरे तनाव वो भी कम है, मानसिक रूप से कैसा महसूस करो, अच्छा महसूस करो। सो यू हैव टू वेट कि मेडिसिन ने फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन काम किया है। एंड विद इन आउटवर्ड
अंदर से बाहर की तरफ काम किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा माइंड, तब आती है हमारी फिजिक्स और हमारी बॉडी। एक ऑर्गन कोई मिसिंग हो आदमी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन ब्रेन ही मिसिंग हो आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। तो मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंसेस। रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंसेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले आदमी फिजिकल लेवल में डिजीज़ होता है और फिजिकल लेवल में वाइटलिटी पहले सफरिंग देनी शुरू करती है। इनका क्या होता है, सप्रेशन होता है, दमन होता है, तब मेंटल लेवल में सिकनेस स्टार्ट होती है। तो जैसे मेडिसिन पड़ती है वापस उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है, जहाँ मेंटली इमोशनली बेटर हुआ तो फिजिकल लेवल में बेटर होना।